Okay, first of all, good morning to everyone. Myself Rakesh Kumar. As Ashish sir is not feeling well, that's why I am taking this session of cyber security. तो आशीष सर से मुझे इनपुट मिला है कि मैं आईपीआर को आपका रिवाइज कराऊं. उनका कोर्स पूरा हो चुका है, आईपीआर को रिवाइज करना है. ठीक, तो आई एम टेकिंग दिस लेक्चर फॉर 25 मिनट्स. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आईपीआर का डिस्कस करता हूँ, उसके बाद एक केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट क्लास इज ओवर. ठीक, तो basically Ashish sir already discussed this concept. That's why I'm not taking it on deep level. लिटिल बिट कि क्या डेफिनेशंस यूज होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके अंदर जो भी हमारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं. तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दैट व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ वंस माइंड. मीन्स किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के माइंड्स के थ्रू कोई भी नई चीज आपने डिजाइन की है तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं फॉर अ इंडिविजुअल और ग्रुप. In definition, basically we consider individual, but it is also a group activity. These are forms of intellectual property. First is trademark and service marks, then patents, copyrights, trade secrets, and circuit design is also a concept of intellectual property. जिसको जो मेरी आवाज सुनना है वो हाँ करो, मैंने ना कर मतलब हमने तो नहीं कुछ आया था सूर्या वो इंटरप्रेस वाले का फॉर्म जो हमने आना छोड़ क्या कह रहा है भर दो. बेटा क्यों? कुछ से पूछ रहे हो तो श्रुति. देखो 25 मिनट्स के लिए हूँ मैं इस क्लास में, तो जो आपको पर्सनल टॉक करनी है तो थोड़ा सा माइक म्यूट करके करिए. सॉरी. ठीक, तो दीज आर बेसिकली टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज: ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड जो इसमें मेंशन नहीं है बेसिकली सर्किट डिजाइन इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो हम केवल इसी स्लाइड में इन चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक केस स्टडी. ठीक, तो फर्स्ट इज ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स. तो ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स क्या होते हैं? जो आपने कई प्रोडक्ट्स पे देखे होंगे कि उनके ट्रेडमार्क्स और नीचे एक सर्किल में आर लिखा होता है. दिस इज बेसिकली ट्रेडमार्क्स कि कोई भी किसी प्रोडक्ट की कॉपी जनरेट ना कर पाए उसके लिए हम यूज करते हैं. ठीक, पेटेंट्स basically file for a creative process. Copyrights is usually used for कह सकते हो कि any writing documents. ठीक, कोई आपने पोइम डिजाइन की है, कोई आपने रिसर्च पेपर डिजाइन किया है, बुक पब्लिश की है, these all comes under copyrights. And trade secrets is basically business process जो आपने अगर डिजाइन की है तो उसको हम ट्रेड सीक्रेट में रखते हैं. ठीक, ऑलरेडी आशीष सर ने सारे डिस्कस कर रखे होंगे. बस बेसिक द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे डिस्कशन इज कि विच टाइप ऑफ वर्क इज बेसिकली कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. यहाँ पे पेटेंट्स जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है. कई लोग कहते हैं कि ये दवा पेटेंटेड है. जैसे मेडिसिन आती है मार्केट में, कहते हैं दिस इज पेटेंटेड. जैसे आजकल कुछ कंसेप्ट भी चल रहा है कि द वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो कहते हैं कि आप किसी दूसरे को कमर्शियल यूज मतलब
उसका जो फॉर्मूला है, गवर्नमेंट पे कई लोगों ने वो किया है क्लेम कि इस फॉर्मूले को किसी दूसरी मेडिसिन एजेंसीज को आप शेयर करो जिससे वहाँ से भी वैक्सीन बने, तो वैक्सीन ज़्यादा बने जिससे कि ज़्यादा लोगों को लग पाए. दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज basically used in medicine markets from ancient time. ठीक. अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या है कि क्या फॉर्मूला बेस जो हम किसी को दे देंगे वो अपना प्रोडक्ट बना लेगा. टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी बेसिकली वी यूज पेटेंट मैकेनिज्म. पेटेंट इज नॉट फॉर मेडिसिन, इट इज बेसिकली फॉर फॉर्मूला विच इज यूज फॉर, फॉर्मूला कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो, विच इज यूज फॉर कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मेडिसिन. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली क्रोसिन है, जिसने भी क्रोसिन टैबलेट बनाई उस टैबलेट में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स वही हों जो किसी दूसरी कंपनी की किसी टैबलेट में आते हैं, बट उन्होंने अपना एक सॉल्यूशन अलग से मिक्स किया, उसको पेटेंट कराया कि कोई भी क्रोसिन जो डिजाइन करेगा हो सकता है वो पैरासीटामोल के साथ लोगों ने और कोई कॉम्बिनेशन यूज किया हो, बट क्रोसिन ने जो कॉम्बिनेशन यूज किया है कोई और नहीं कर सकता. दिस टाइप ऑफ कह सकते हो सॉल्यूशंस which is used to mix with any other solution, process कि कैसे process किया है उस manufacturing को, these procedures are basically patentable. कोई भी क्रोसिन नाम से पेटेंट नहीं होगा, क्रोसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे आप पेटेंट करा सकते हो. दिस पेटेंट इज बेसिकली हैविंग सम कंफ्यूजन्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, सॉफ्टवेयर इज नॉट पेटेंटेबल. आप सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट करा सकते हो, लाइसेंसिंग करा सकते हो, बट दिस इज नॉट पेटेंटेबल. पेटेंटेबल उसमें क्या है कि इफ यू यूज सम न्यूली डिफाइंड एल्गोरिथम इन दिस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आप उस एल्गोरिथम को पेटेंट करा सकते हो. इफ यू डिजाइन सम, कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन इन प्रीवियस, तो आप उस आर्किटेक्चर को पेटेंट करा सकते हो. तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी और प्रोसीजर इज पेटेंटेबल. कभी भी प्रोडक्ट का पेटेंट पॉसिबल नहीं होता. ठीक. तो ये पेटेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी सारे आपके कोई कंफ्यूजन नहीं है. जैसे ट्रेडमार्क्स, कोई भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च किया है आपने, तो आप प्रोडक्ट लॉन्च के साथ उसका कोई ट्रेडमार्क जनरेट करके आप करा सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजअप, क्लोजअप टूथपेस्ट है, कोई और क्लोजअप नाम यूज नहीं कर सकता. ठीक. तो इस टाइप से आप अपना उसको ट्रेडमार्क करा सकते हो. कॉपीराइट्स मींस कोई भी डॉक्यूमेंट है, एज each and every document which is designed by a individual mind is copyrightable. मैंने कुछ भी लिखा, 4 लाइन का लिखा, ठीक, बस ये है कि मैंने वहीं कहीं से कॉपी नहीं किया है, तो मैं उसे कॉपीराइट करा सकता हूँ कि इफ एनीबडी वांट्स टू यूज दीज लाइंस, तो पहले उसे मेरे से परमिशन लेनी होगी. ठीक. इन कॉपीराइट केस यहाँ पे एक लीगल वो होता है कि इफ यू यूज दिस कॉपीराइट डॉक्यूमेंट फॉर फेयर पर्पस. फेयर पर्पस मीन्स एकेडमिक पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए अगर आपने उसे यूज किया है तो उसे फेयर यूज कहते हैं. देन यू डू नॉट वांट टू टेक द परमिशन ऑफ ओनर. आप उसे रेफरेंस में दे सकते हो. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिसर्च पेपर या बुक्स में पीछे रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि ये कहाँ से हमने लिया, ये हमने डिजाइन नहीं किया है, ये हमने कहीं से लिया है, उसका रेफरेंस हमने दे दिया. ठीक. तो कॉपीराइट इज पॉसिबल फॉर अ सिंगल लाइन ऑल्सो, कि आप कैची लाइन डिजाइन करते हो, दीज कैची लाइंस आर ऑल्सो कॉपीराइटेड. आपने देखा होगा कंपनीज के कुछ स्लोगन्स होते हैं, वो भी आप कॉपीराइट करा सकते हो कि सेम स्लोगन कोई और दूसरी कंपनी, कोई इंडिविजुअल यूज ना करे, लेकिन कॉपीराइट का फेयर यूज पॉसिबल है. जबकि बाकी जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं उनमें फेयर यूज का कंसेप्ट यूज नहीं होता. ठीक. तो दीज आर बेसिक 4 टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब एक छोटी सी केस स्टडी है, जो भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सुने और आंसर करें, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो केवल सुन के काम चला लें, नो प्रॉब्लम.
फोर्स नहीं है किसी को, मैं एक केस आपके सामने रख रहा हूँ, बस मेरे को आप अपना एनालिसिस करके ये बताइए कि दिस केस इज फॉर ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक, तो एक छोटी सी केस स्टडी है। बेसिकली वन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन, ए इसमें है नहीं, मैं बस बोल के ही बता रहा हूँ आपको, वन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन मिस्टर ए लक्ष्मी नारायण, जो किसी सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वर्क करते थे। एक दिन उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि फ्रॉम होम कंप्यूटर उन्होंने कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपनी एक एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी की, और कॉपी करने के बाद अपने बैग में रख के वो ऑफिस के लिए निकले। ठीक, ऑफिस में जाके उन्हें जब उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई तो उन्होंने अपना बैग चेक किया, बैग में वो डिस्क अवेलेबल नहीं थी, किसी भी रीजन से कैसे भी वो डिस्क डिस्प्लेस हो गई, खो गई। तो उनका जो भी पर्सनल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स से सारे क्या हो गए, मिस हो गए। तो हम लोगों का तो मोबाइल मिस हो जाए तब जान निकल जाती है, आप सोचो कि किसी के सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन अगर हाथ से चली गई तो उसका क्या हाल होगा। तो एक वीक तक वो सर्च करते रहे कि मिल जाए या कुछ भी है, फिर टेंशन उन्हें यही थी कि कोई मिसयूज ना करे। तो उन्होंने कहा चलो जो हो गया हो गया, फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ किसी ड्राइव में लेके जा रहे हैं, भाई किसी भी मोड में लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में रखा हुआ है, पर्स चोरी हो गया, क्रेडिट कार्ड चला ही जाएगा। अब मैं उसे ब्लॉक करवाऊँ, हो सकता है जब तक ब्लॉक करवाऊँ और मुझे मालूम चले तब तक हो सकता है कोई उसका मिसयूज कर ले, तो इसको हम रोक नहीं सकते। तो ये तो चलो कार्ड वाली बात है, उसको सिक्योर हमें रखना ही है। लेकिन ऐसे ही मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल लेवल की इंफॉर्मेशन कोई भी अपने पास रखी हुई है, उसके थेफ्ट होने के चांस जनरल प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा होते ही हैं। तो कोई ऐसा तरीका जिससे कि मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा अपने साथ रखूं और उसे मुझे कैरी करके भी ना ले जाना पड़े। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं ऐसा कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करूं जिससे कि मुझे इन इंफॉर्मेशंस को कैरी ना करना पड़े, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट ईच एंड एवरी प्लेस। ठीक, बहुत सही अंकित, आपने सही आंसर दिया, क्लाउड। तो पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लाउड हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके अपने सब प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो पहले मैं अपनी पूरी बात कह लूँ फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक, आफ्टर दैट बहुत दिनों तक उन्होंने सोचा, सबसे पहले माइंड में जो आपने कहा है वही आया कि इफ़ वी यूज सम क्लाउड मैकेनिज्म, या जैसे गूगल प्रोवाइड गूगल ड्राइव कंसेप्ट, कि उसे हम कहीं पे भी गूगल ड्राइव में रखें, गूगल ड्राइव कहीं पे भी एक्सेसिबल है, सब है। उस समय भी क्लाउड, जब ये प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी तो उनके पास क्लाउड का भी पॉसिबल सॉल्यूशन अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने उसके मतलब स्टडी किया, रिसर्च किया, तो क्लाउड के भी कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स थे। क्या थे ये स्टडी में उन्होंने शो नहीं किया। ठीक, उन्हें लगा कि नहीं, क्लाउड यूज करने से भी एक मेन चीज उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इफ वी वांट टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन विद अनदर, कह सकते हो कि पर्सन, देन इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोवाइडिंग आवर यूजर ऑथेंटिकेशन टू दैट पर्सन। कि मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट जो गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है किसी दूसरे से शेयर करना है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं अपनी ड्राइव से उसको शेयर करूं, या दूसरा अपनी गूगल ड्राइव का जो लॉगिन है वो मैं उसे प्रोवाइड करूं जिससे कि वो शेयर करे। जबकि वो जो सॉल्यूशन सोच रहे थे वो ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ शेयर ना करना पड़े, वो अपने बेस पे ही उसको मतलब मुझे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर ना करने पड़े और दूसरा पर्सन भी उसे इजीली एक्सेस कर ले। इस तरह का कोई सॉल्यूशन वो माइंड में लेके सोच रहे थे। ठीक, एंड आफ्टर दैट उन्हें अपने एक कलीग का वो मिला सपोर्ट, तो उन्होंने एक चीज़ डिज़ाइन करी, हो सकता है आपने सुना भी हो, नहीं सुना हो,
डुअल यूएसबी, ठीक, एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, अभी कमर्शलाइज मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इंडिया में नहीं है, आई नहीं है, बाहर यूज होती है डुअल यूएसबी। तो बेसिकली he and his colleague is designed a concept of dual USB। डुअल यूएसबी क्या है कि आपके घर में जो सिस्टम है आप सारा डेटा उसमें स्टोर करके रखिए, ठीक, और उसमें एक पीडी आप इंसर्ट करके छोड़ दो, डुअल यूएसबी पीडी। वो डुअल यूएसबी पीडी इज बेसिकली वर्किंग एज अ डुअल पेन ड्राइव, कि उस पेन ड्राइव के दो पार्ट हैं, एक कनेक्टेड विथ होम सिस्टम, दूसरा आपका वर्चुअल है, आप उसे किसी भी लोकेशन के किसी भी कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग सम पिन, कि आप पिन जनरेट करके रखोगे। इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड विद इंटरनेट तो आप दूसरी लोकेशन पे उस पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स पेन ड्राइव हैविंग टू पोर्ट्स, one is physical port which is connected to the home system and another is logical port which is connected to the internet service। अब आपके होम सिस्टम पे जो भी है वो एज इट इज आप दूसरे सिस्टम से उस पर्टिकुलर लॉजिकल पोर्ट को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो इफ वी provide this pin to any device which is connected to this USB, तो आपका वो पिन के बेस पे कहीं पे भी कनेक्ट हो सकता है। अब हो सकता है किसी का क्वेश्चन ये आए कि भाई क्लाउड में भी तो आप यही कर रहे हो कि क्लाउड में हम किसी को अपना गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम पिन शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया था कि दिस पिन इज एक्टिवेटेड ओनली फॉर सिंगल यूज, ठीक, आपने सिंगल यूज किया तो उसी समय आपकी पिन जनरेट होगी, मैसेज आएगा, उस पिन को आप यूज करो, जैसे ही आपका एक सिंगल कनेक्शन आपका टर्मिनेट हुआ, दिस पिन इज नॉट यूजेबल, ठीक। अब दोबारा आप कनेक्ट करोगे तो दोबारा पिन जनरेट होगा। तो अगर आपने किसी को पिन दे भी दिया तो वो सिंगल यूज पर्पस का होगा, तो आगे के लिए आपका डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली डिजाइन्ड बाय मिस्टर ए लक्ष्मी नारायण एंड हिज कलीग। यहाँ तक कोई नहीं डिजाइन किया। अब इस डिजाइन के कमर्शियल यूज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी कि कोई उसे मिसयूज कर सकता था अगर किसी को डिजाइन मिल गई या कुछ भी। तो क्वेश्चन बस ये है कि इस डिजाइन को कमर्शियली इलीगल यूज से रोकने के लिए ये जो चार आपके सामने कंसेप्ट लिखे हुए हैं, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स, इनमें से कौन सा कंसेप्ट आपका वहां पे यूज होगा, ट्रेडमार्क्स या फिर पेटेंट्स या फिर कॉपीराइट या फिर ट्रेड सीक्रेट। तो डिस्कशन का पॉइंट ये है, सॉल्यूशन इज डुअल यूएसबी which having two ports, one is physical, one is logical, ठीक। ये उन्होंने कंसेप्ट एक डिजाइन किया। अब आपको ये बताना है कि ये कंसेप्ट को वो क्या करें। निखिल एंड आर्यन, पेटेंट्स क्यों बेटा, थोड़ा सा क्लैरिफाई करो। आपने पेटेंट लिखा है तो आपको क्यों लगता है कि दिस इज पेटेंटेबल? आप माइक ओपन करके बोल भी सकते हो और दूसरा आप लिख के भी दे सकते हो। आर्यन, अभी मैंने डिस्कस किया था कि पेटेंट इज बेसिकली नॉट फॉर प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को हम पेटेंट नहीं कराते नॉर्मली। न्यू टेक्नोलॉजी अगर किसी ने यूएसबी बना के पेटेंट करा दिया होता तो एक ही कंपनी के हम यूएसबी यूज कर रहे होते, जबकि आज की डेट में हम पता नहीं कितनी सारी कंपनीज यूएसबी डिजाइन करती हैं। तो यूएसबी इज नॉट मींस पेन ड्राइव इज नॉट पेटेंटेबल। तो हम पेटेंट्स यूज करें या कुछ और? निखिल, आपका फिर भी ठीक है, इट इज अ डिजाइन हैविंग सम फंक्शनैलिटी, ओके, ठीक। क्या पेटेंट से हम इसके कमर्शियल यूज को रोक सकते हैं? क्योंकि पेटेंट केवल डिजाइन का होता है।
इट इज बेसिकली केस ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क बोथ। ठीक, अब इनने कैसे यूज किया, पेटेंट इज बेसिकली डिजाइन इज पेटेंटेबल, तो जो उन्होंने कंसेप्ट डिजाइन किया था उस कंसेप्ट के लिए पेटेंट फाइल किया, उसमें जो भी उन्होंने मतलब रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करी, उनका पेटेंट फाइल हो गया, उसके बाद उन्हें पेटेंट असाइन भी हो गया। ठीक, असाइन होने के बाद ही हम उसे कमर्शियली क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट दे बोथ बेसिकली सर्च सम कंपनीज which basically provide support in commercialized manufacturing, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि लोगों को उसकी फंक्शनिंग पे अभी डाउट थे। तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी तो सबसे पहले जो कंसीडरेशन में आया वो था कि व्हाट नेम ऑफ दिस कंसेप्ट वी यूज। ठीक, अगर डुअल यूएसबी लेते हैं तो जिसने यूएसबी डिजाइन किया था वो हो सकता है ट्रेड सीक्रेट या ट्रेड मार्क में उसके प्रॉब्लम जनरेट कर दे, या फिर यूएसबी टर्म इज बेसिकली जेनरिक टर्म, तो उसे वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट नेम में यूज नहीं कर सकते थे। तो दैट्स वाई ही बेसिकली डिजाइन अ नेम फर्स्ट, आई ट्विन। ठीक, इस नाम से उन्होंने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। तो सबसे पहले आई ट्विन को उन्होंने ट्रेडमार्क कराया, आफ्टर दैट ट्रेडमार्क नेम से उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके कमर्शलाइज यूज के लिए प्रोड्यूस किया। तो दिस इज केस ऑफ two copyright concept. First is patent for a design of this dual USB, and second trademark for commercialized product manufacturing. ठीक, तो दो कंसेप्ट उन्होंने यूज किए थे, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स। ठीक, तो बहुत जनरलाइज है कि हम केस स्टडी में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस चीज़ों में नहीं लगता कि भाई इसे क्या कराना चाहिए, लेकिन हाँ एक बिल्कुल लॉजिकल लाइन खिंची हुई है सबके बीच में कि व्हाट टाइप ऑफ बेसिकली कंसेप्ट इज पेटेंटेबल एंड व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज कॉपीराइटेबल। तो क्वेश्चन भी आपके जो आएंगे आपके जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप, तो जो भी आईपीआर से क्वेश्चंस होंगे उसमें 80% क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे कि दिस इज बेसिकली कंसेप्ट, it is copyrightable, patentable, or any other comes under any other intellectual property rights। ठीक, तो ये थोड़ा सा इस पे वो मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां हम थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि दिस इज पेटेंटेबल और कॉपीराइट। जैसे मैं कोई भी रिसर्च पेपर लिखता हूँ, this is copyrightable, but it is also patentable if we design any new algorithm in this research paper। तो आप रिसर्च पेपर एज ए कॉपीराइट भी यूज कर सकते हो, और उसी की किसी एल्गोरिथम या बेसिक मॉडल जो आपने डिजाइन किया है उसको आप पेटेंट भी करा सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं जैसे आईओटी फील्ड है, आईओटी फील्ड में आपने कोई भी डिवाइस ऐसा बनाया है जो पहले बहुत ज़्यादा बना नहीं है, तो उसके सर्किट डिज़ाइन को भी हम पेटेंट करा सकते हैं, उसके मॉडल को पेटेंट करा सकते हैं, और उस मॉडल पे बेस आपने जो एनालिसिस की रिजल्ट्स आए आपके, उन रिजल्ट्स के बेस पर रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, एंड दिस रिसर्च पेपर इज बेसिकली कॉपीराइटेड। तो पेटेंट एंड कॉपीराइट बोथ आर कंसीडर इन केस ऑफ रिसर्च, बट पेटेंट के लिए आपको कोई नया प्रोसीजर, मॉडल, सर्किट ये डिजाइन करके आपको कराना पड़ेगा, जबकि रिसर्च पेपर में ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई नया इन्वेंशन किया हो। बेसिकली इफ वी मॉडिफाई सम प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस देन आल्सो वी बेसिकली कम्स अंडर कॉपीराइट एक्ट। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक लॉजिकल लाइनिंग है, उसको बस आपको समझना है। तो क्वेश्चंस भी इस पे क्योंकि ऐसे ही आते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, मोस्ट वेलकम।
4 और 5 मिनट्स के लिए कि क्लास और एक्टिव है, आपके अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। और जिसको लगता है उसका टाइम ओवर हो गया है अटेंडेंस के लिए, वो क्लास को लीव भी कर सकते हैं। कितेश, जो एग्ज़ाम है वो बेटा अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन मोस्ट प्रॉब्ली 4 जून इज द डेट ऑफ बेसिकली लास्ट क्लास। 4 जून तक क्लासेस साइज चलेंगी, तो आफ्टर 5 जून आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्स होंगे। फर्स्ट थ्योरी एग्ज़ाम और आफ्टर दैट लैब एग्जाम्स। तो लैब में अभी हम उन लैब्स को ज़्यादा पहले वो प्रेफरेंस दे रहे हैं जिनमें केवल कह सकते हो कि रिपोर्ट सबमिशन है, ठीक, जैसे मिनी प्रोजेक्ट्स हुए जहां आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, पहले उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। आफ्टर दैट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने लैब्स की ही नहीं है अभी, जिन्हें ऑफलाइन लैब्स नहीं की थी, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थी और ऑफलाइन की नहीं थी, तो वो एक इशू है, उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है कि उसे कैसे हैंडल किया जाए। हो सकता है अभी ना की जाए, बाद में की जाए, अभी आपकी केवल वही लैब हो जाए जो जैसे मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो ये अभी डिस्कशन में है। लेकिन मे बी आपके जो थ्योरी एग्जाम है वो आपके आफ्टर 5 जून आपके शेड्यूल्ड हों और नेक्स्ट वीक आपको शायद प्रॉपर शेड्यूल मिल जाए। तो ये अभी डिस्कशन में है, फाइनलाइज शेड्यूल आपको एग्जामिनेशन सेल से मिलेगा। एनी अदर क्वेरी?